हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। और आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या है और परसेंटेज यील्ड क्या है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। भाई देखते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड क्या है स्टूडेंट। तो भाई देखिए, इसको यील्ड होता क्या है वो समझो स्टूडेंट। देखिए भाई, आपको सबको पता है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशंस मैंने आपको करा चुका हूँ। उसमें हम करते क्या आते हैं कि कब जब जैसे कि हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं। जैसे कि कार्बन को ले लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम ले लेते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो ये आपको दिख रहे हैं दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। और इसके बदले हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला। क्या मिला, हमें प्रोडक्ट मिला। तो भाई हम ये देखते थे कि हम जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेंगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, हम इसी कैलकुलेशन को करते थे कि हम इतना प्रोडक्ट लेंगे तो हमें इतना रिएक्टेंट लेंगे तो हमें इतना प्रोडक्ट मिलेगा। हम स्टोइचियोमेट्री में करते थे। अब स्टूडेंट हम यह करने क्या जा रहे हैं, देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिलता था, जितनी अमाउंट में मिकदार हमें प्रोडक्ट की मिलती थी, उसी को हम लोग बोलते हैं यील्ड। क्या बोलते हैं, यील्ड। कि हमें जितना ज़ख़ीरा मिल रहा है, जितना प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी को बोला जाता है यील्ड। अब हमारे पास दो तरह की यील्ड आई, एक तो थ्योरेटिकल और एक है एक्चुअल। एक्चुअल यील्ड बहुत आसान है, जो आप खुद रिएक्शन कराएं और देखें लैब में जाके क्या क्या हमें मिल रहा है, और जब उस प्रोडक्ट को देखें आपको कितनी अमाउंट में मिला और आप उसको देखेंगे तो वो जो कहलाएगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। और जो हम कॉपियों में जो निकालते हैं स्टूडेंट, निकालते हैं हाथ से, वो कहलाती है स्टूडेंट थ्योरेटिकल यील्ड। और जो हम स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन के जरिए निकालते हैं ना, वो कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट हमें मिल रही है, दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होगी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जानते हैं ना, जो रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे देखना है हमारे को। और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड क्या होगा, एक्चुअल यील्ड इज द रियल क्वांटिटी, मतलब उसी की रियल वैल्यू। जो रियल वैल्यू कहेंगे, जो हम देखेंगे, खुद निकाल के देखेंगे, तो वो हमेशा क्या होगी, जो देखेंगे वो रियल प्रोडक्ट हमें जो दिखेगा उसको जब हम देखेंगे वो होगा रियल क्वांटिटी हमें नजर आ रही होगी। ये तो थ्योरेटिकली हम तो किताबों में कर रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन करा के हम देख लेंगे। और एक और बात जो नोट करने वाली है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्या थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी या प्रैक्टिकल। तो याद रखिएगा हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगी और एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। तो इस बात को याद रखें। तीसरी चीज़ आती है परसेंटेज यील्ड। अब ये परसेंटेज यील्ड बहुत आसान है स्टूडेंट, ये तो रेशो है। किसका रेशो है, ये रेशो है एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करवा दो थ्योरेटिकल यील्ड से, तो आपको और मल्टीप्लाई बाय 100% भी कराना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 100% से करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी स्टूडेंट परसेंटेज यील्ड। बस तो याद रखिएगा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर है। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, परसेंटेज यील्ड इज द परसेंट रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। इंशाल्लाह कुछ छोटी छोटी सी बातें थी, समझ में आ गई। एक तो फिर रिपीट करता हूँ, जो हम स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन करके जो हम ये देखते थे कि हम इसके इतने मोल लेंगे तो इतना हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा, इसके इतने मोल लेंगे तो इतना प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम कैलकुलेशन के जरिए निकालते हैं। तो असल में जो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है उस कैलकुलेशन से, वो असल में थ्योरेटिकल यील्ड है। और जब असल में रिएक्शन देखते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो जो क्वांटिटी है उस वक्त हम देखते हैं, तो वो जो हम देखेंगे तो वो जो क्वांटिटी होगी वो रियल है, वो हमने देखी है खुद, तो वो कहलाएगी क्या, एक्चुअल यील्ड। समझ में आए, बहुत आसान सा फर्क है, इतनी टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है।
अब आए इसके ज़रा सा थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे गौर करते हैं और न्यूमेरिकल्स के ज़रिए इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं कि क्यों एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में फ़र्क क्यों आता है। देखिए भाई, थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता है हम लोग स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन से निकालते हैं, ये तो बात आप जानते हैं। अब आपको पता है जब हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं उस वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। हम ये मान के चल रहे होते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ख्याल रखते हुए हम लोग निकालते हैं स्टोइचियोमेट्री के जरिए। लेकिन असल में भी क्या साइड रिएक्शन होते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल साइड रिएक्शन असल में होते हैं, लेकिन हम जब स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं हम उसको हटा देते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, लेकिन असल में होते हैं साइड रिएक्शन। और साइड रिएक्शन की वजह से भी हमारा प्रोडक्ट हमें वो नहीं मिल पाता जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं। और ऐसी बहुत सारी वजूहत जो मैंने आपके सामने लिखी है। सबसे पहली वजह यह है कि आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट may नॉट रिएक्ट। बोल रहा है कि कभी कभी कोई रिएक्टेंट में से ही कोई रिएक्ट नहीं कर पाता, जब भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, सही है ना। द रिएक्टेंट्स मे फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट, मतलब कोई एक अलग सा प्रोडक्ट भी बना देते हैं कभी कभी साइड प्रोडक्ट। और देयर मेक ऑकर रिवर्सिबल रिएक्शन, और आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो जाते हैं, आप सबको पता है, जो हम स्टोइचियोमेट्री में नहीं मानते हैं। देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि सर्टेन कोई खास अमाउंट क्या होती है प्रोडक्ट की लॉस भी हो जाती है। और वो कैसे होती है? तो ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस होती है, कोई भी फिजिकली होता है। देखिए अगर आप कोई फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी कोई अमाउंट क्या हो जाती है, निकल जाती है। डिस्टिलेशन करते हैं जब भी ऐसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं जब भी ऐसा होता है, और वॉश करते हैं तो वॉशिंग करेंगे जब भी ऐसा होता है, और बहुत सारे तरीके एक्स्ट्रा। तो इस वजह से भी स्टूडेंट प्रोडक्ट में कमी आ जाती है। तो ये कुछ वजूहत है, अगर आपसे बोला जाए तो आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आए आप जरा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें आपको बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.17 मिल जाएगी और पेज नंबर 16 है। लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ऐसे गिवन कर दिया उन्होंने हमारे को। इफ, और ये जो रिएक्शन उन्होंने गिवन किया है वो बैलेंस है। सबसे पहले क्या होता है स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन में आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपको रिएक्शन मतलब इक्वेशन दी जा रही है क्या वो बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस है इक्वेशन, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ और उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और हमारे को 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो ये असल में है क्या, ये कौन सी वैल्यू है? आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, तो हमारे को पहले ही बता दिया। और अगर हम आगे पढ़ें, गैस इज लिबरेटेड, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड भी बतानी है और प्रैक्टिकल यील्ड भी बतानी है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये क्या चक्कर है यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही थ्योरेटिकल यील्ड भी मांग रहा है, परसेंटेज यील्ड भी मांग रहा है, और सवाल के अंदर 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें पहले गिवन है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है असल में ये एक्चुअल यील्ड की वैल्यू में दी हुई है। असल में हमें क्या दी हुई है? ये एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है हमारे को। अब हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे और एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करवा देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, तो हमारे को परसेंटेज यील्ड भी मिल जाएगा। है ना मजेदार बात। आइए शुरू करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इक्वेशन उतार दी। अब देखो स्टूडेंट करते क्या है, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कौन गिवन है? 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देखते जाएं, मैं यहाँ पर मास इन ग्राम, हमें क्या गिवन है, कितना है? 50 ग्राम गिवन है। क्लियर है? चले भाई, अब मुझे एक बात बताएं, इसका मोलर मास कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास का मतलब ये होता है एक मोल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम होंगे। तो होगा क्या, तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास होगा 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, और 3 आइटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये आ गया 100 ग्राम।
क्लियर है। एक मोल के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 100 ग्राम। अगर सपोज करें कि किसी ने हमसे बोला कि मुझे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ला के दो, तो आप उसको कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ला के देंगे? आप बोलेंगे सर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उसको ला के दूंगा। अब देखें, इसका सवाल पे जिक्र था, लिख दिया। अब दूसरा किसका जिक्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास गिवन नहीं है, मतलब हमें x, मतलब ये m है, हमें जो मालूम करना है, और m जो है इसका मालूम करना है मास इन ग्राम। और अब हम इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, तो हाँ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 2 एटम में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मोलर मास हमारे पास कितना होगा 44 ग्राम होगा। क्लियर है। अब आए जरा सूर्य, हमें तो उससे पता क्या करना है, सिंपल सी बात बताऊंगा। हमें ये जानना है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ हमें ये मालूम करना है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें सवाल में क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, इसका मतलब क्या है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। क्लियर, ये हमें क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है। चले भाई, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हमें एक बात पता है, 1 मोल के अंदर 100 ग्राम है, 1 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम होते हैं। तो हमें ये पता चला कि 100 ग्राम, हम यहाँ क्या लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ, क्या लिखेंगे CaCO3 बराबर किसके होगा 44 ग्राम ऑफ, और प्रोड्यूस भी लिख दीजिएगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। क्या हमें ये मालूम करना था क्या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस करेगा? नहीं ना, हमें तो ये मालूम करना है कि कैल्शियम मतलब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये हमें मालूम करना है। लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस करेगा कितना, क्या आप क्या करेंगे 44 को डिवाइड करवा देंगे 100 से। क्लियर, तो आपको पता चलेगा कितना मिलेगा। अब हम ये बता देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। मेरे पास 12 पेंसिल है और मेरे पास 12 पेंसिल आई है 120 रुपये की, और मैंने एक बच्चे को बोला मुझे बताओ कि 1000 पेंसिल कितने की आएगी। तो अब डायरेक्टली सोचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसी जगह ये सोचें कि 12 पेंसिल आई है 120 रुपये की, है ना, तो एक पेंसिल 12 पेंसिल कितने की आई 12 पेंसिल्स आई हमारे पास 120 रुपये की। तो एक पेंसिल कितने की आएगी, यहाँ ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड, तो 1/20 डिवाइड बाई 12 क्या होगा 10। इसका मतलब एक पेंसिल 10 रुपये की आई। और अब मैं आपसे पूछूं 10,000 पेंसिल कितने की आई, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1000 पेंसिल कितने की आएगी, आप बोलेंगे 1000 पेंसिल आएगी क्या, कि हम इस 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस 1000 से, तो हमें मिल जाएगी क्या कि 10,000 पेंसिल कितने की आएगी। सो सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई लंबा कोई मुश्किल कोई एकदम बहुत डिफिकल्ट काम तो यहाँ कर नहीं रहे। तो अब 1 ग्राम की वैल्यू हमें जब पता चल जाएगी तो अब कोई हमसे जितने भी ग्राम का मांगेगा ना हम उसको इजीली बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर वो 10 ग्राम मांगेगा तो 44 डिवाइड बाई 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, 1000 मांगेगा तो 1000 से, 2000 मांगेगा 2000 से कराएंगे उसको मल्टीप्लाई। तो अब हमसे बोला था कि 50 ग्राम कितना करेगा, तो हमने बोला भाई 2 मिनट का काम है हमारे लिए, हलवा काम है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि 50 ग्राम, हम यहाँ क्या लिखेंगे 50 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस करेगा कितना, सिंपल है भाई 44 डिवाइड बाय 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 से, तो हमारे को मिल जाएगा क्या उतना कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, तो क्या हो जाएगा 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 और 44 का हाफ करेंगे तो इट विल बिकम 22, है ना, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस होगा कितना, प्रोड्यूस करेगा
22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट होता है। अब ये तो हमने पता लगाया क्या, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ लिखेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, आपको नजर आ रहा होगा 22 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2 हमारे पास कितना आया, 22 ग्राम। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आया, थ्योरेटिकल यील्ड आया। अब हम क्या लेंगे, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है, सिंपल है, क्या लिखेंगे, परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितना है 14.52 और इसको हम डिवाइड करवा देंगे एक्चुअल यील्ड से, वो क्या है 22 ग्राम। तो ये आ गया 22 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से, है ना। चले भाई इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 52 एंड डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66%। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 66%। बस ये हो गया हमारे पास काम कंप्लीट। तो बताएं कितना मुश्किल है, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लग रहा होगा। यहाँ जाके हमने इस न्यूमेरिकल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। देखें इतनी डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कराया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब थोड़ा स्पीड में काम करेंगे। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने एक नया न्यूमेरिकल आ गया। ये तो आपको खुद करने के लिए दिया गया था, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट में था। तो आए ज़रा देखते हैं, लिखा हुआ है अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है कि 2Mg + O2 रिएक्ट करेगा तो हमारे को मिलेगा 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, देखें ज़रा गौर फरमाइए, ये तो आपको दे दी और ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस भी है। ये तो स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहले देखना यही तो पड़ता है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, और बैलेंस है तो हो जाए टेंशन फ्री। चले भाई आगे बढ़ते हैं। इफ 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 4 ग्राम मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ O2, ध्यान से वर्ड पे गौर करें, इसका मतलब क्या है, जो ये ऑक्सीजन है ना इस बहुत ज्यादा मिकदार में यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं हो सकता, मतलब इस बार जो लिमिटिंग रिएक्शन है वो मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम कम मिकदार में होगा, क्योंकि एक्सेस में अगर ऑक्सीजन है तो कम में कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इस समय पता चल गया। टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमसे बोला भी जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमसे बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड बताओ जब आपके पास 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो। और आपको पता है एक बात कि परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको थ्योरेटिकल यील्ड का पता होना लाजमी है। तो आज जरा थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करते हैं। और ये जो 4.24 ग्राम है ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो असल में एक्चुअल यील्ड है जो एक्सपेरिमेंट करके बताई गई है। बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक्चुअल यील्ड दी गई है। चलें आगे जरा बढ़ते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे को बताना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ग्राम, 24 Mu होता है। तो जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48, और ये मोलर मास क्या होगा इसका 48 ग्राम। तो ये आ गया 48 ग्राम। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। और अगर आप यहाँ देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल है 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा 24 और 16, ये हमारे पास हो जाएगा 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 80। तो यहाँ पर ये कितना गिवन होगा 80 ग्राम। ये तो हमने क्या किया, हमने मालूम करा कि 2 मोल में 80 ग्राम है, और इसके 2 मोल में कितने हो गए 48 ग्राम आया 2 मोल पे। और ये हमारे पास क्या है 2 मोल का मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है 18 ग्राम। अब सुनते जाइएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट तो यहाँ मैग्नीशियम का हमारे पास मास गिवन है कितना 4 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 ग्राम।
और हमें मालूम किसका करना है, इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे ये कि हमें ये पता चला कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉरी, यहाँ मैग्नीशियम के बजाय बार बार मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है, क्या बात हो गई है। चले भाई, अब मुझे बताएं 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने होते हैं। असल में ये तो 48 ग्राम होते हैं। तो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस कितना कर रहा है, आप बोलेंगे सर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है हमारे पास 80 ग्राम। तो ये आ गया 80 ग्राम ऑफ MgO। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 1 ग्राम ऑफ Mg प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर 80 को डिवाइड करवा देंगे 48 से, तो इतना ग्राम हमें मिलेगा भाई। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताएं, हमें क्या ये मालूम करना था, नहीं, हमें तो ये मालूम करना है कि 4 ग्राम मैग्नीशियम कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आइए जरा देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 4 ग्राम ऑफ Mg कितना प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम प्रोड्यूस्ड, तो अब हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 48 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 4 से। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, आइए जरा देखते हैं। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 और 4 1 दा 4। क्लियर। तो 12 1 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8, 0 का 0, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 0। बस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। चले भाई, अब यहाँ पर हमारे को पता ये चला थ्योरेटिकल ईल्ड ऑफ किसकी, MgO हमारे पास क्या आ गई। जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास लगभग 6 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 20 डिवाइड बाय 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.66। क्या आएगा, 6.66 ग्राम हमारे पास आएगा। थ्योरेटिकल ईल्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास आ गई। अब हमारे को मालूम करनी है स्टूडेंट परसेंटेज ईल्ड। तो परसेंटेज ईल्ड हमारे पास क्या होगी, कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल ईल्ड को डिवाइड करवा देंगे थ्योरेटिकल ईल्ड से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 100% करेंगे। तो देखिएगा, तो हमारे पास एक्चुअल ईल्ड कितनी है, 4.24 ग्राम। तो ये आ गया 4.24 डिवाइडेड बाय, और हमारे पास अभी जो ईल्ड आई है वो क्या आई है, 6. एक्चुअल और थ्योरेटिकल ईल्ड हमारे पास ये आई है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100% से। क्लियर है। और आपको याद रखना है एक बात को, कैसे करेंगे, देखिए परसेंट अपनी जगह पर रहने दें, परसेंट अपनी जगह पर रहने दें। सिर्फ आप क्या करेंगे, बता रहा हूँ, एक दफ़ा नोट करिएगा, 4.24 लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे किससे, 6.66 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंट को ऐसे ही रहने दें। तो आप कैलकुलेट करने के बाद आपको वो वैल्यू मिलेगी 63.66। क्या मिलेगी, 63.66। तो यहाँ पे परसेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास परसेंटेज ईल्ड कितने आई है, 63.66%। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल हो चुका है सॉल्व। बस काम खत्म। उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि थ्योरेटिकल ईल्ड क्या है, परसेंटेज ईल्ड क्या है, एक्चुअल ईल्ड क्या है। तो बहुत आसान सा ही कॉन्सेप्ट था, छोटा सा था। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।